हाँ देखिए, आपका चैप्टर 1 जय प्रक्रम है, और जय प्रक्रम में आपको समझना है सबसे पहले पहला टॉपिक ये दृश्य गति क्या होता है। दृश्य गति, जो गति दिखाई दे हमें। दृश्य मतलब दिखना, ठीक है। जैसे आप किसी मनुष्य का चलना, किसी जानवर का चलना, हाथ का हिलना, ये सब कुछ क्या है, दृश्य गति है। अब आपसे हम कहें कि पेड़ को गति करते हुए देखे हो? हाँ, नहीं देखे होगे, पेड़ गति करता ही नहीं तो देखोगे कैसे? कोई पेड़ अगर यहाँ है, सवेरे उठे तो जाऊँ गारखा चौक पर, ऐसा तो नहीं होगा। तो दृश्य गति कौन कर सकता है? मनुष्य, जानवर, और जानवर के बाद सुअर कह दिया है, ठीक है। कोई भी गति, आप ये देखिए, ये मत समझिए कि खाली चलना, जानवर का चलना, हाथ का हिलना, ये भी क्या है, गति है, जो दिखाई दे, दृश्य गति। लेकिन एक गति और होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो होती है अदृश्य गति। अदृश्य गति को आप और क्या बोल सकते हैं? आणविक गति। इसको एकदम बढ़िया से समझिए। जैसे कोशिका में पाचन का होना, श्वसन होना, उत्सर्जन आदि अदृश्य गति या आणविक गति का उदाहरण है। जैसे कोशिका में पाचन, कोशिका के बारे में हम लोग 9th में बहुत अच्छा से पढ़े थे। एक कोशिका के अंदर बहुत सारे रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, और सबका कुछ ना कुछ काम है ना। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एगो सॉफ्ट होता है, एगो रफ होता है, हाँ बोलो, केंद्रक है। तो इन सभी चीजों में सबका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर कोशिका के पास हम कोई भोजन कर रहे हैं तो भोजन से मिलने वाला जो प्रोटीन है, लवण है या विटामिन है, ये जो चीजें हैं वो हमारे पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको मिले, उनसे जो एनर्जी है वो पूरे शरीर को मिले, यही उद्देश्य होता है। और रह गया बात पाचन का, तो आपको पाचन का मतलब मालूम है? पाचन का सही मतलब कोई बताएगा? बताए थे 9th क्लास में ही कि पाचन का मतलब क्या होता है। एनीबॉडी नहीं जानते? यस, देखिए पाचन का सही मतलब, अब देखिए ये बोले हैं, ये बात आप लोग भी दिमाग में रखिए। आज के बाद जब भी पाचन शब्द का प्रयोग होगा तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे समझिए। पाचन का मतलब हो जाता है कि शरीर के अंदर वो चला गया, अगर शरीर के बाहर नहीं, अगर हम शरीर के अंदर कोई भी चीज भोजन के रूप में लेते हैं, कोई भी चीज भोजन के रूप में, तो वो शरीर के अंदर चला गया तो उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। जैसे हम लोग अगर रोटी खाते हैं तो रोटी को तोड़ने का काम दांत से करते हैं, तो दांत ने रोटी को छोटा छोटा टुकड़ा किया, समझ में आया? फिर वो टुकड़ा क्या होता है कि हमारे मुंह में ही अंदर जो है एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम फिर उनको छोटा छोटा टुकड़ा करता है, फिर वो भीतर जाएंगे तो उनको अलग अलग जगह पर एंजाइम मिलेंगे, उनको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो भोजन को एकदम छोटा छोटा कर रहा है, यही पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाचन। सीधा सीधा मतलब याद रखिए, भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि अदृश्य गति जो हमें दिखती नहीं है, जैसे कोशिका में पाचन, हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है और कोशिका में हमारा भोजन पहुंचता भी है, और वो भोजन पहुंचता भी है तो उसका पाचन भी होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता भी है। पर क्या हम उसे देख पाते हैं? नहीं देख पाते। नहीं देख पाते क्योंकि उसका आकार बहुत ही क्या है? छोटा है। इसीलिए छोटे चीज को, छोटे आकार वाले चीज को हम लोग अणु भी कहते हैं। इसीलिए नाम और क्या पड़ गया? आणविक गति। श्वसन होना, उत्सर्जन आदि कौन सी गति है? अदृश्य गति या आणविक गति कहलाती। श्वसन होना, श्वसन मतलब कि अगर आप सांस लेते हैं तो सांस लेने का मतलब क्या समझते हो? खाली खींच लेना। सांस लेने का मतलब क्या? सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। गलत जवाब। बहुत सारे गैस जाते हैं, आप सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जाता है, बात बुझाया। लेकिन
श्वसन में होता क्या है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्लड के साथ मिलता है, समझ में आया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस श्वसन कहलाता है। अब ये श्वसन अगर ये श्वसन है तो क्या हमें वो दिखता है कि ब्लड के साथ कैसे ऑक्सीजन जाके मिला, फिर खेला, क्या किया, ये दिखता है क्या? नहीं। बात समझ में? बोलो। उत्सर्जन, श्वसन के साथ उत्सर्जन की बात करते हैं। तो उत्सर्जन का मतलब हुआ कि जब आप कोई चीज खा लेते हो, कोई भी चीज खा लिए, तो खा लेने के बाद पाचन के बाद का मतलब हुआ कि शरीर में वो गया और जाने के बाद वो एनर्जी सारा कोशिका उसका ले लिया। तो जो बचा खुचा मटेरियल है, जो वो खराब हो चुका है, अपशिष्ट पदार्थ है, समझ में आया? तो वो अपशिष्ट पदार्थ में बदल रहा है, अपशिष्ट पदार्थ में चेंज हो रहा है, चेंज हो करके जो एनर्जी थी, जो प्रोटीन थे, वो सब अलग हो गए और अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए, जो खराब है वो अलग हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। जैसे मूत्र त्याग, ये भी क्या है? उत्सर्जन है। तो वो कैसे अंदर बन रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज भी थोड़ी हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो ये सब कौन सी गति भाई? अदृश्य गति या आणविक गति। बोलो, क्लियर हो गया? सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखें। अब सीखने वाले हैं जैव प्रक्रम। क्या है जैव प्रक्रम? तो समझिएगा, वैसे सभी क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्रक्रिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में हम एक लिखे, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम में पूछता है कि जैव प्रक्रम एवं अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी हैं, तो उन क्रियाओं के बारे में आप देखिए। पहले है श्वसन। अगर आपको जिंदा रहना है तो सांस लेना छोड़ दीजिएगा कि लेते रहिएगा? कभी ऐसा हुआ है कि सांस लेना भूला गए हो? है ना, सब कुछ जैसे भूल जाते हैं तो कभी हो गया, जा अरे सांस नहीं लिए थे, अभी ले लिए, ऐसा होता है? नहीं। जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है? श्वसन। ये बात सही है। मान लीजिए उत्सर्जन की बात है, उत्सर्जन आप समझ ही रहे हैं। खाना 1 महीना तक खाते गए, लैट्रिन में कभी गए भी नहीं किए, ऐसा होता है क्या? है? खाना खा लिए, भर पेट खा लिए, पूरा खाते जा रहे हैं, 1 महीना तक खाए, इतना आलसी हो गए है कि कबो जाके मम्मी का जो न रे चल जो, साफ महका दिले पर एकदम। तो का भइल? देखा, इसमें लाज लिहाज वाला बात नहीं है। बायोलॉजी के क्लास बता थोड़ा सा समझे के पड़े हैं, डिटेल में समझा दे रहे। देखिए, नाम नहीं खेले के, खाली समझे के बाद, समझ लो ना, तो खराब शब्द के प्रयोग नहीं, बायोलॉजिकल वर्ड यूज होगा, ध्यान सुनिएगा। तो उन्हीं के जो गारा गारी कर सब ना ध्यान सुनिए। देखिए, ये हंसी मजाक वाला चीज नहीं, आपको हंसी आ रहा है ठीक है, लेकिन ये सब आपको अब जानना होगा, क्योंकि अपने जीवन को या किसी और के जीवन को बचाना है। एक डॉक्टर किसी का जीवन बचा लेता है क्योंकि वो लाज लिहाज नहीं करता। वो अगर लजाता कि ऑपरेशन करना है तने सा है, तो ऐसे बताओ जीवन बचता? नहीं बचता रे। तो लाज लिहाज ये सब चीज जो है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो चीजों को बढ़िया से समझिएगा। में हंसी मजाक थोड़ा बहुत हो गया ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। तो उत्सर्जन जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कोई कोई उत्सर्जन देर से करता है वो अलग चीज है ना। तो उत्सर्जन बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाचन। पाचन, खाना खाए हैं, मुंह में खाली है रखे हुए हैं, भीतर है जी, पेट में नहीं जाने दे रहे हैं कि चलो स्वाद ले ले कुछ देर तक। पाचन का मतलब हुआ कि पेट में भेजिएगा तब ना उसका पाचन होगा। अंदर अलग अलग भगवान जी जो है अलग अलग डिजाइन मशीन बनाए हुए हैं। ऊपर वाला जो है इधर अलग कोई सामान बनाए एंजाइम के लिए, इधर अलग बनाए, सब छिड़काव होता है कि जो जाके सरा दे, गला दे, तोड़ दे एकदम। तो एंजाइम का काम क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना,
ठीक है। तो वो सब पाचन की क्रिया जरूरी है। ये हाँ, ये है कि पाचन जो है आप ऐसा नहीं है कि पाचन को आप खुद से, क्योंकि शरीर खुद उसका काम कर लेता है। आप चाहेंगे कि शरीर के अंदर कोई एंजाइम है जो काम नहीं करे, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, वो बॉडी खुद कर लेती है ब्रेन के थ्रू। ठीक है। गति, गति होना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए गति होना जरूरी है। हाथ पैर का हिलना, या एक ही जगह आदमी सुतले चुपचाप आंखों नहीं हिल रहा है, एक ही जगह ताक रहा है, तो ऐसा आदमी को तो मरा हुआ कहेंगे ना। समझ, जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या क्या है वो? खाली गति, जनन, जनन। तो देखिए जिंदा रहने के लिए, अब यहाँ पे जनन शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। तो जनन के लिए देखिए यहाँ पे हम एगो बात बोले हैं, अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब कि बचाव। जैसे कि अगर कोई जीव दूसरे जीव का जनन नहीं करता है तो वो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। बात बुझाया? जैसे आज के डेट में हाँ, बाघ वाला जैसे आप उदाहरण से, बाघ अगर जनन करना बंद कर दे तो बाघ की प्रजाति एक दिन धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो अनुरक्षण हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैव प्रक्रम में एक और चीज क्या आ जाता है? जनन। संवेदन, संवेदन क्या होता है? तो संवेदन का मतलब ये कि आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप जीव हैं तो जीव होने के साथ साथ आपको ये समझ में आना चाहिए, जैसे आपके सामने कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो वो चीज से समझ में आना चाहिए कि अरे इसे खतरा है कि नहीं है। अगर कोई आप कोई चीज खा रहे हो या कोई चीज देख रहे हो तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए, संवेदना जरूर होना चाहिए कि आपके पास जो भी चीज है उससे हमको खतरा है कि नहीं है। राह में चल रहे हैं, गाड़ी उधर से आ रहा है ना, आ रहा है, चुपचाप देख रहे हैं, ओ मारे आ रहा है, आइए आइए मार लीजिए। आपको ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ आ रहा है तो थोड़ा सा साइड हो जाए। समझ में आया? संवेदना। वृद्धि, वृद्धि मतलब कि शारीरिक जो विकास है, वृद्धि, शरीर में वृद्धि, ये होना जरूरी है। समझ में आया? अगर छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया और उतने पर रुक गया तो उतने पर ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर छोटा बच्चा इतना सा जन्म लिया है, जिंदगी भर वैसे ही रह गया, ऐसा होगा? नहीं होगा। वृद्धि, तो सभी बच्चे ध्यान दें कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन। अब वृद्धि केवल छोटे बच्चे की ही बात नहीं है, शरीर के अंगों में भी वृद्धि होना जरूरी है। ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें भी वृद्धि होना जरूरी है। हर चीज की बात हो रही है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जैव प्रक्रम के लिए क्या जरूरी है, तो आपको ये तो आज बहुत अच्छा से देख के बता दी, कल बिना देख के बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबू जैव प्रक्रम के लिए क्या जरूरी है, तो कहना है अब बोल, अब बोला सर, देख लिया, हो गया, समझ में आ गया। वही में कैसे बोलते रह रहा है, मुंह चला रहा है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो क्या जैव प्रक्रम के लिए आपको अभी बताए ना कि सभी क्रिया, जो वैसी सभी क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम में अनुरक्षण या जीवन बचाए रखने के 7 तरह के क्रियाएं हैं जो होना जरूरी है, और इस सातों के नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको साथ साथ क्वेश्चन भी हम कराते चलेंगे ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लें। इसी में ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा हो जाएगा आपका। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ध्यान से सुनिए ना, आपको बुझा जाएगा। कच्ची सामग्री किसके लिए कहा गया है? समझिए, भोजन का उपयोग होता है, इससे जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इससे पाचन होता है। H2O का उपयोग होता है, इससे पाचन भी होता है और अन्य क्रियाओं भी सुचारू रूप से होती है। अब यहाँ सवाल पढ़िए, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग होता है? कच्ची सामग्री किसको कहेंगे? तो आप जैव प्रक्रम अभी पढ़े, तो जैव प्रक्रम में जितनी भी क्रियाएं होती हैं,
क्या उन क्रियाओं को करने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत पड़ती है क्या? तो हाँ, श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो वो ऑक्सीजन नामक जो पदार्थ है वो हमारे लिए कच्ची सामग्री कहलाएगी। समझ में आया? कच्ची सामग्री मतलब मेरी जो जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है उससे वो पूरा कर रहा है। अगर वो ना होता तो क्या जैव प्रक्रम हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए कच्ची सामग्री के लिए हमें क्या क्या चीज है? तो एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इससे क्या होता है? पाचन होता है, श्वसन भी होता है। समझ में आया? भोजन जब हम उपयोग करते हैं बाहर से तो जिंदा रहना है हमको, तब भोजन नहीं करेंगे, खाली ऑक्सीजन खींचेंगे तो हो जाएगा? नहीं, भोजन भी करेंगे तो उससे हमें ऊर्जाएं प्राप्त होगी, शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तभी तो हमारा जैव प्रक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। ये बात समझ में आया? तो बाहर से कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं जिसके वजह से हम जीवित रह रहे हैं, हमारा अनुरक्षण हो रहा है, तो बाहर का वो सारा चीज कैसा है? कच्ची सामग्री है। तो कच्ची सामग्री के रूप में भोजन हो गया, और क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। पानी भी तो पीते हैं, पानी भी पीते हैं, तो पानी भी हमारे लिए क्या हो गया? कच्ची सामग्री हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि कच्ची सामग्री जैव प्रक्रम के लिए पूछ दे तो याद रखे, पानी हो गया, भोजन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगला टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? ध्यान से सुनिए। जीवों के स्वास्थ्य के लिए और विकास के लिए आवश्यक भोजन देने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन देने की प्रक्रिया, जैसे हम लोग उदाहरण ये इसी तरह हम लोग जानते भी हैं, लेकिन इसको और ढंग से समझिए। पोषण का सही मतलब क्या? पोषण का सही मतलब है कि कोई जीव अगर उसे जिंदा रहना है, कोई पक्षी ही आप अपने घर पर लाए, पिंजरे में रखे हुए हैं उसको, और आप सोच रहे हैं कि इसको पिंजरे में रखे हैं, इसको समय समय पर हम खाना देंगे और उसे जिंदा रखेंगे। गलती से होता क्या है कि वो पक्षी मर भी जाता है। अगर हम सही टाइम पर, सही समय से और सही वातावरण उसको नहीं देंगे तो वो पक्षी मर जाता है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि उसका पोषण सही तरीके से नहीं हुआ। पोषण का एक तरीका है, सही तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। वातावरण वैसा हो जिसमें वो रहा है उसी वातावरण में वो रहे, जिस वातावरण में उसको आदत है उसी वातावरण में ही वो रहेगा। तो पोषण के लिए जरूरी ये है कि उसे पहले ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए खाना चाहिए। खाना यानी कि भोजन देंगे। भोजन देने के साथ साथ उसे जिंदा अगर रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी देंगे। तो उसके लिए ऑक्सीजन हम देने के लिए क्या, उसको वातावरण में रखेंगे, ऐसा नहीं कि पैक कर देंगे पूरा चारों तरफ से। सांस लेने के लिए तो जगह चाहिए, ठीक है। तो आप पोषण को सीधे सीधे याद रखिए कि जीवों को स्वास्थ्य के लिए। अब ऐसा नहीं है कि भोजन, अब कोई बच्चा है और उसको खाना खिला रहे हैं, खाना मतलब दे दिए, कह के ले 10 गो रोटी दे दिए, 10 ठूस गया, इतना पर आ गया है। उसके बाद इस पे आ गए तो दुगो और कोई बता, हाँ दे खा ले, खा ले, 2 रोटी और लिया, कुछ कुछ के हिया तक पूरा लिया दिया है। इतना ज्यादा खाएगा तो तबीयत खराब होगा ही होगा। न ज्यादा खाना चाहिए और ना ही बहुत कम खाना चाहिए। खाना उतना जितना में आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकें, आपको लगे कि हाँ अब पेट भर गया। समझ में आया? पेट भर गया मतलब कि आप अब पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि हाँ इससे ज्यादा हमको खाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो ये पोषण के लिए मतलब भोजन हुआ, और इससे हमारा शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा। दूसरा बात कि स्वस्थ होने के लिए क्या खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब सुबह में ना रोटी सब्जी बना, घर पे खा लिए, शाम में भी रोटी सब्जी बना, ये तो हो गया, खा लिए। शाम में थोड़ा सा माथा खजुआ, क्या हो साझे के रोटी सब्जी बना दिलन सब, फिर सवेरे उठा, भात नहीं है, फिर से रोटी सब्जी बना, सेम टू सेम। फिर उस शाम को हुआ, फिर रोटी सब्जी बन गया, 3 दिन तक रोटी सब्जी। तो जैसे वो बोला बहा करे अलबत, तो मतलब रोटी सब्जी रोज बन रहा है। आप भी अगुता जाइएगा भाई, गरीब के घर तो बनता ही होगा अगर ऐसा होगा तो। जो बहुत गरीब है, जिसको खाने के लिए भी दिक्कत है, तो उस बेचारे के लिए भात क्या रोटी क्या, सुबह में भी रोटी मिलेगा तो खाएगा। क्योंकि पेट अगर खाली हो पूरा तो शाम में रोटी दो और चाहे सुबह में दो, वो रोटी खा सकता है। लेकिन आपका, आपके साथ ऐसा नहीं प्रॉब्लम है, आपको एकदम
जैसा मन किया उस हिसाब से घर में बनता है, नहीं बनता है तो बस खिसिया जाओगे और हम ना खाएं तो ना खाएं, हाँ कुछ हो जाओ, बाद में पापा आते उठाएंगे जब तब खा लेता नहीं करे कब खा लेते नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे जो चीज हम बता रहे हैं पोषण के लिए क्या समस्या ये समझिए। रोटी अगर खाओगे तो हमें बताओ रोटी में कौन सा ऐसा चीज है जो ज्यादा मिलता है? यस, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सुबह भी कार्बोहाइड्रेट खाया, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई, शाम में भी खाया, उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट, खाली शरीर में काफी बढ़ते जा रहा है कार्बोहाइड्रेट। और हमारा शरीर जो बना है पूरी तरह से, इसमें हमें कहीं प्रोटीन की जरूरत है, कहीं वसा की जरूरत है, कहीं खनिज की जरूरत है, कहीं लवण की जरूरत है। भाई इन सारे चीजों की जरूरत है। आयरन की कमी हो जाना सुनने होंगे, आयरन यानी कि खनिज में लोहा, जैसे हम लोग साग हरा सब्जी खाते हैं तो उसमें आयरन पाया जाता है, तो वो चीज हम खाते हैं तो हमारे ब्लड में जो आयरन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि एक कटा काट लिया आयरन को, गेट की आयरन की कमी हो गया, डॉक्टर कह दिया तो ले एगो गोली खा ले आयरन का, ऐसा नहीं है। साग सब्जी हम हरा वाला खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में आयरन आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक ही चीज रोज खाइएगा तो क्या होगा, शरीर का बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं? गड़बड़ाएगा। एक ही चीज शरीर में बढ़ते चला जाएगा और बाकी का बैलेंस तो कम हो गया। समझ में आया? इससे आपका सही पोषण होगा नहीं, आप बीमार पड़ सकते हैं। जो चीज कम हो जाएगा आपके शरीर में उस हिसाब से आपको बीमारी पकड़ेगा। इसलिए हमें भोजन कैसा करना चाहिए और कब कब कैसा करना चाहिए। तो भोजन जो है वो पौष्टिक आहार जो हम लोग ले रहे हैं, ये ध्यान में रहे कि आज अगर हम सुबह में रोटी खा रहे हैं तो शाम में कुछ ऐसा चीज खाएं जो थोड़ा सा अलग हो, जैसे कि उसमें विटामिन हो, विटामिन होने के अलावा क्या प्रोटीन हो। ऐसी चीजें बार बार चेंज करके, चाहे वो आप, अब ऐसा नहीं है कि रोज नया नया वेराइटी का चीज खाए कि आज ऐसे खाएंगे, ये खाएंगे, मीट खाएं, मछली खाएं, ऐसा ऐसा नहीं है। आप कोई भी ऐसा चीज खाइए, कम दाम का ही चीज खाइए, है ना, फ्रेश चीज खाइए, कुछ भी, लेकिन आपके शरीर को हर वो चीज मिलना चाहिए जो आपके शरीर जिस चीज से बना हुआ है। तब कहेंगे कि जीवों के स्वास्थ्य के लिए हम पोषण कर रहे हैं। समझ में आया? तो जीवों के स्वास्थ्य के लिए और विकास के लिए, विकास का मतलब समझ रहे हो, शरीर के अंदर और भी चीजें हैं जो बढ़ रही होती हैं, उनमें विकास हो रहा होता है, ब्रेन में, है ना, बाकी शरीर के अंदर इन सभी चीजों में भी वृद्धि हो रही होती है। उनके विकास के लिए, अब जैसे हमारा आंख है तो आंख के अंदर जो लेंस होता है, वो लेंस जो होता है वो जेली प्रोटीन से बना होता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आंख कमजोर होगा, ये तय है। ठीक है, तो शरीर में आंतरिक रूप से विकास भी तो चाहिए। तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो भाई आंख पर गड़बड़ी आएगा, कम दिखने लगेगा, आपको अच्छा नहीं दिखेगा, ये भी हो सकता है। बुढ़ापे में यही चीज कम हो जाता है तो मोतियाबिंद का बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो विकास के लिए आवश्यक भोजन देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अब पोषण करना है तो जरूरी क्या क्या चीजों का पड़ेगा, पोषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो उस चीज के लिए हम बात करेंगे पोषक तत्व का। पोषक तत्व का मतलब जो पोषण के लिए जरूरी है। तब पोषण के स्रोत जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, लवण, खनिज आदि हो सकते हैं। पोषक के क्या कहलाते हैं? तत्व। अभी मैंने बताया कि भोजन आप कर रहे हो तो उसमें ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? विद्यमान रहनी चाहिए। अच्छा, अब सुनिएगा, पोषक तत्व में जो चीज हम खाएंगे तो खाने से कौन हमें क्या देगा ये जानकारी होना चाहिए आपको। जैसे आप अगर ऊर्जा चाहिए आपको शरीर को, ऊर्जा बहुत ज्यादा, कि आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करें हमेशा, ऐसा नहीं लगे कि हरासमेंट हो गया है, थक गए हैं पूरा, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है तो आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, अपने आप को थकान महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा देने वाला चीज खाइए। और ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा। समझ में आया? आप ये दो याद रखें, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं ये हमें ज्यादा ऊर्जा देते हैं। तो हम ऐसी चीजें खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो और वसा मौजूद हो। इन्हें ऊर्जा खाद्य पदार्थ कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा देने का काम करते हैं। समझ में आया? शरीर निर्माण करने वाला, अगर आपको बॉडी सॉडी बनाना है ना, अच्छा दिखना है एकदम,
तो उस टाइप का अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या जरूरी है, प्रोटीन और खनिज की जरूरत है। खनिज बोलने का मतलब जैसे आयरन हो गया, या शरीर में और भी मात्राएं और भी चीजें पाई जाती हैं जैसे पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम से हड्डी क्या होता है, बड़ियार होता है। तो इन सभी चीजों को खनिज से हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर निर्माण करने वाला, इन्हें शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ कहते हैं। सुरक्षा प्रदान करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन है, विटामिन, इसे सुरक्षात्मक कहते हैं। अगर आप विटामिन लेते हो तो आपको सुरक्षा प्रदान होता है। सुरक्षा प्रदान होने का मतलब हुआ कि शरीर में किसी तरह का कोई बीमारी हो जाना। अगर आपको विटामिन नहीं मिलेगा, जैसे आपसे हम कहें कि आपको विटामिन सी का कमी हो गया, तो बोलिए क्या होगा, विटामिन सी का कमी होगा तो केस पाक जाएगा। समझ में आया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके शरीर में घुटनों में दर्द हो रहा है, ये सब तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो विटामिन डी का प्रॉब्लम है। जो धूप वगैरह में आप नहीं रहे तो विटामिन डी नहीं मिल रहा। हर तरह के विटामिन जो होते हैं वो अगर हमें नहीं मिले, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। समझ में, ऐसा नहीं है कि इनके जरिए बीमारियां नहीं हो सकती, लेकिन इनका प्राथमिकता ज्यादा है कि ये शरीर निर्माण में ज्यादा काम करते हैं और ये ऊर्जा देने में ज्यादा काम करते हैं और ये सुरक्षा प्रदान करते हैं हमें। ठीक है, अब सुनिए, ये तो जान गए कि पोषक तत्व जो होते हैं कौन क्या करता है। अब हमको पोषण के प्रकार समझने हैं कि पोषण के प्रकार भी होते हैं क्या, अगर होते हैं तो कैसे। तो पहला आपको पढ़ना है स्वपोषी पोषण। ठीक है, पोषण के प्रकार में पहला स्वपोषी पोषण है। ये क्या होता है ये समझिए। वैसे जीव जो बाह्य ऊर्जा जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो बनाते हैं वो स्वपोषी हैं। एवं इस पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ये आपको कल भी बताए थे, 9th वाले में भी आप समझ चुके हो। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का मतलब हुआ कि वो बाहर से किसी से ऊर्जा लिए और ऊर्जा ले करके खुद का अपना भोजन बना लिए। ठीक है, जैसे आप पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो इसे हम कौन सा पोषण कहेंगे, स्वपोषण। स्वपोषण कहलाएगा और जो पौधा है उसे स्वपोषी कहेंगे। ठीक, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे, शैवाल हो जाएंगे। शैवाल आप देखे होंगे, हरे हरे, मतलब कहीं जो पोखरा वगैरह रहता है अंदर देखे होंगे, शैवाल टाइप का हरा हरा रहता है वो सब। कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मिट्टियों में आपको मिलेगा, है ना, वो आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। पर ये भी भोजन जो होते हैं, प्रकाश अगर इन पे पड़ता है तो खुद से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, शैवाल हो गया, हरे पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है, स्वपोषी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पूछ देगा कि निम्न में स्वपोषी कौन है और ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन में आपको याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। दूसरा पोषण का प्रकार अगर देखा जाए तो एक परपोषी है। परपोषी को एक और नाम से जाना जाता है विषम पोषी पोषण, विषम पोषी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए नया है। ठीक, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि बाहर से बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। एवं इस पोषण को परपोषी या विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब आप अमरबेल को देख लीजिए। अमरबेल किसी दूसरे पेड़ पर ये फैला हुआ रहेगा, इसका एक लतर फेंक दीजिए अमरबेल के, और होगा क्या कि भोजन बना रहा है कोई और, है ना, और वो जो भोजन बना है उसी के खाना ही खा रहा है और जिंदा है। अमरबेल, ये बात समझ रहे हो। एक पेड़ है, उस पेड़ को सूर्य का प्रकाश मिला, वो प्रकाश संश्लेषण किया, भोजन बनाया, भोजन बना लिया, उसके अंदर भोजन मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज मौजूद है। अमरबेल का पत्ता उस पर आप फेंक दीजिए, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं चिपक जाएगा उसके साथ
और चिपकने के बाद उसके जो भोजन बनाए हुए हैं उसी के भोजन को खा खा करके ये बड़ा होगा और बड़ा होता चला जाएगा। तो इन्हें दूसरे के बना बनाया भोजन हो लिया, बात बुझाया। तो अमर बेल जो हो गया वो क्या कहलाएगा, परपोषी या विषमपोषी। मशरूम, मशरूम को आप देख लीजिए, अगर इसको आप देखिएगा तो जहां पर कोई ऐसा चीज है जो सड़ गया है पूरी तरह से, जैसे पेड़ पौधा अगर सड़ गया हो, भूसा वगैरह आप देखिएगा जहां माटी उटी में मिल गया हो सड़ गया हो वहां पर, या आप खाद्य में देख लीजिएगा जैसे कि गोबर, गोबर में भी सड़ा हुआ गोबर, तो उस सब में देखिएगा मशरूम निकला हुआ रहता है। हाँ, उजला उजला छत्ता जैसा निकला होता है मशरूम। ये क्या करते हैं भाई, ये किसी अन्य के भोजन को खुद ग्रहण करके, है ना, और खुद ग्रहण करके और किसी दूसरे के भोजन को ही ये खाते हैं। समझ में आया। मशरूम। मच्छर को देखिए, मच्छर है बना बनाया खाना हम लोग है खुद, है ना, आराम से अच्छी तरह आप जानते हैं मच्छर जाएगा खाएगा आराम से, ऐसे पार्टी करता रहेगा, उस सबका हमेशा पार्टी चलता है। वो अलग चीज है कि उसको आप मार देते हैं, ठीक है, नहीं तो वो तो आपके लिए नहीं, उसके लिए आप पार्टी हैं। समझ में आया। तो वो हमेशा करते रहते हैं। मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं होगा। देखो अब सुनो, ये जो चीज तुम लोगों ने पढ़ा विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, इसका ना विषम पोषी का कई गो प्रकार है, 3 गो। इसको बढ़िया समझिएगा। विषम पोषी पोषण में एक है मृत जीवी, एक है परजीवी, एगो है प्राणी संपोषी। बात बुझाया। फिर से पोषण हम लोग जब पढ़े थे तो पोषण के एक प्रकार देखे, वो क्या चीज, स्वपोषी यानी स्वपोषण, और दूसरा क्या देखे, दूसरा हम लोगों ने परपोषी यानी विषम पोषी। पर विषम पोषी के कितने प्रकार, 3, एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक प्राणी संपोषी। मृत जीवी को समझिए। मृत जीवी में वैसा जीव जो मरे हुए जीवों या सड़े गले पदार्थों को से भोजन प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं, एवं इस पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कवक, अब आप कवक सोच रहे हैं कवक क्या है, तो सीधे सीधे समझ लीजिए जो मशरूम था, है ना, वो कवक के ग्रुप का नाम हो गया। समझ में आया। और उसके अंतर्गत कौन आता है, मशरूम। समझ में आया। तो मशरूम क्या है कि सड़े गले चीजों में जो मर गया है, जो पेड़ पौधा मर गया पहले से सड़ रहा है गल रहा है, उसी का भोजन, उसी से भोजन वो प्राप्त करके वो जिंदा है। तो मशरूम तो ऐसा ही करता है। आपको लगता है कि मशरूम कोई पेड़ है, पेड़ जैसा दिखता है, लेकिन वो पेड़ नहीं है, वो पेड़ पौधा नहीं है, वो भी एक जीव ही है, मशरूम। समझ में आया। हाँ, उसको आप बोल सकते हो कि वो, उसको हम लोग कवक बोलते हैं। तो कवक के जैसा और भी चीजें होती हैं, जैसे ईस्ट हो गया, ये भी एक ग्रुप का नाम हो गया। प्रोटोजोआ हो गए, ये भी एक ग्रुप का नाम हो गया। जीवाणु हो गए, तो जीवाणु भी एक ग्रुप का नाम हो गया, जिसमें बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। तो ये सारी चीजें जो हमें दिखती नहीं है, फिर भी हमारे इन्वायरमेंट में, तालाबों में, जंगलों में, पेड़ पौधों पर, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कवक, ईस्ट, प्रोटोजोआ, जीवाणु, है ना, फंगस, ये सब जो चीजें हैं वो इधर उधर रहती हैं, लेकिन हमारे शरीर पर हावी नहीं होती, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक अंदर जो है व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल के अलावा और भी चीजें हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं इन सब चीजों से, नहीं तो ये सब तो भोजन हम ही लोगों से बनाने लगेगा। बात बुझाया। लेकिन संजोग से ये क्या है, मृत जीवी है। मृत जीवी यानी कि वो चीज जिनको जिंदा से मतलब नहीं है, जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए हैं, उन्हीं से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। समझ में आया। तो आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मृत जीवी के उदाहरण क्या है, तो कवक, ईस्ट, प्रोटोजोआ और कुछ जीवाणु, ये सब क्या आते हैं, मृत जीवी में आते हैं। समझ में आया। मशरूम जरूर याद रखिएगा। मशरूम में क्या, वो कवक का उदाहरण हो गया। मशरूम जो होता है वो क्या होता है, मृत जीवी होता है। परजीवी क्या है भाई, तो परजीवी को समझिए, वैसा जीव जो दूसरे जीवित शरीर पर निर्भर हो। अब मच्छर है, तो ऐसा नहीं ना है कि कोई मरा हुआ चीज है, जैसे कि पेड़ है मर गया है तो वही में से जाकर खून टानने लगे, ऐसा थोड़ी है।
वो खून कहाँ से टानता है? जीवित चीजों में से, जैसे कि हम लोग के शरीर में से, हम लोग शरीर में से वो खून। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मच्छर है वो दूसरे जीव के शरीर पर निर्भर है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। एवं जीवित शरीर को परपोषी कहते हैं। जीवित जो शरीर है वो परपोषी है। अब बोलिए, मच्छर और मानव शरीर ये दो गो चीज है। तो मच्छर जो है खून चूसता है किसका? मानव का, मानव शरीर का। तो मच्छर को क्या बोलेंगे? परजीवी। और जिससे खींचता है वो क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। चलिए, इस पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। अब परजीवी के कुछ उदाहरण, तो परजीवी के उदाहरण में जैसे अमरबेल। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अमरबेल क्या करता है? दूसरा पेड़ पर वो रहता है, तो वो दूसरा वाला पेड़ जिंदा रहता है कि मरा हुआ? जिंदा रहता है। वो अपना भोजन बनाता है कि नहीं प्रकाश संश्लेषण से? तो बताइए, बुद्धि लगाना है और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मतलब लगाइए, हल्का फुल्का सोचना है। जैसे परजीवी है तो भाई जिंदा चीज से जिंदा चीज, समझ में आया? अगर आपका मृत जीवी है तो मरल से जिंदा, समझ में आया? तो यहाँ पे परजीवी, अमरबेल क्या हो गया? परजीवी का उदाहरण हो गया। मच्छर परजीवी का। गोल कृमि, फीता कृमि। तो गोल कृमि, फीता कृमि आप लोग नहीं जानते होंगे, आए? बताते हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, गोल कृमि का समझ। सुबह सुबह जब उठोगे, गोल कृमि या फीता कृमि नहीं बुझा रहा होगा। सुबह सुबह जब उठोगे, या छोटा बच्चा को देखना, सब अभी हम लोग की आंख में उतना नहीं होता है, लेकिन छोटा बच्चा जब मतलब सो करके उठता है तो आंख में इधर कीचड़ लगा हुआ रहता है, समझ में आया? वो जो कीचड़ आपको लगा हुआ नजर आता है, असल में वो गोल कृमि भोजन बना रहा है और उसी में वो मर गया है। वही गंदगी, आप उसे गंदगी कह रहे हैं, लेकिन असल में वो एक जीव है। बहुत सारे जीव हैं जो मर चुके हैं उसी पे, और उसी कीचड़ को हम आंख से बाहर निकालते हैं। वो कीचड़ बाहर आता होता है, तो वो लिक्विड की वजह से वो सब मर गए हुए रहते हैं, जो आंख में लगे हुए इन्वायरमेंट से आकर के इसमें लग जाते हैं, तो वो सब कृमि होते हैं। और ये जो कृमि होते हैं वो जिंदा शरीर से जहां इनका भोजन होगा उस जगह पर ये प्रवेश करना चाहेंगे। तो आंखों के माध्यम से अगर ये प्रवेश करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में हमारे आंख के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड उसको क्या करेगा? खराब कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये फीता कृमि या गोल कृमि, ऐसे कृमि ऐसा नहीं कि खाली हम लोग की आंख में ही होगा, और भी जानवरों की आंख में भी हो सकता है, तो उनको कृमि नाम दिए हुए हैं हम लोग, समझ में? बहुत छोटे होते हैं। हाँ, तो ये सब जो है, फीता कृमि उसी के आकार का बात है कि हाँ गोल, फीता के मतलब नहीं बुझा रहा है, फीता जैसा, गोल जैसा, समझ में आया? आकार के वजह से उसका नाम। जोक, जोक तो देखा होगा सब। जोक क्या खाता है? जोक माने जीवित चीज पर ही ना निर्भर है। चलो, अब बात करेंगे प्राणी समपोषी का। तो आप ध्यान से देखिए, विषम पोषी तीन प्रकार का, जिसमें मृतजीवी और परजीवी हम लोगों ने देखा। अब तीसरा हम लोग को देखना है कि प्राणी समपोषी क्या है। तो देखिए, प्राणी समपोषी वैसा जीव जो ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, समझ में आया? ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो भाई ठोस कार्बनिक पदार्थ कहते किसको हैं? तो आपको हम बता दें, आए वाह बहादुर, समझ गए सर। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है ठोस कार्बनिक पदार्थ का। ये उदाहरण है कि रोटी, दाल, चावल, ये सब ठोस कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं, समझ में आया? तो ये सब कौन खाता है? इंसान खाता है। तो बोलो, इंसान क्या हो गया? प्राणी समपोषी। तो एक लड़की अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि क्या सर इंसान, इंसान जो है वो ये वाला जैसे कि स्वपोषी नहीं, परपोषी हो सकता है कि नहीं, है ना? यानी कि विषम पोषी हो सकता है कि नहीं? तो विषम पोषी हो तो सकता है, लेकिन वो विषम पोषी का कौन सा प्रकार होगा? प्राणी समपोषी। हाँ, उसी का भाग है। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें एक, अब उस समय अगर हम ये बोल दिए रहते तब फिर आप कहते कि तब तो मृत जीवी, परजीवी, ये सब मच्छर वही में इंसानों के लपेट लेते।
तो इसलिए हम आपको प्राणी समपोषी के बारे में बता रहे हैं कि प्राणी समपोषी क्या होते हैं। वैसे जीव जो ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ पौधा में ज्यादातर ठोस कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उसी से हम अपना भोजन, जैसे अब मकई है, मक्का, तो उसमें क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है ना। जौन बालोल है, जो गेहूं है, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब रहड़ी के दाल, कौनो दाल ले लो हाँ, ये बात समझ में आया। हाँ, इस पोषण को प्राणी समपोषण कहते हैं। आगे समझिए, प्राणी समपोषी के उदाहरण, तो इसमें आपका मनुष्य हो जाएगा, अमीबा भी हो जाएगा, पैरामीशियम अमीबा जैसा ही जीव होता है, मछली, ये सब प्राणी समपोषी है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये सब चीजें आप लोगों से हम अगले दिन पूछेंगे। चलिए, कौन सी चीज अपना लिखते रहना, चला जाएगा, अभी चल भेज देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, लास्ट टॉपिक आपको एगो अब बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग से एक सवाल पूछता है कि पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है ना। और ये लघु तरीय में भी आता है और दीर्घ तरीय में भी आता है कि पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पहले इसको आप समझिए बढ़िया से कि पेड़ पौधों में क्या क्या होता है, इस चीज को समझिए। पेड़ पौधों में कौन सा पोषण होता है अभी भी पढ़े, तो इसलिए स्वपोषी पोषण करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, लघु तरीय अगर सवाल आता है तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन दीर्घ तरीय में आए तो पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये चीज हम आप लोग को पिछले क्लास में भी समझाए हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, और ये पूछेंगे भी, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधों में उसका जड़ परासरण द्वारा H2O, वायुमंडल से CO2, सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल से मिलकर पेड़ पौधे अपना भोजन अर्थात ग्लूकोज बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब नहीं समझ में आया तो यहाँ डिटेल में देखो, भाई पेड़ हो गया, ठीक है, इधर सूर्य है, अभी जो समझाए है उसको डिटेल में समझो। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। दूसरा चीज कि इसके चारों तरफ वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, जिसमें से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन हेल्प करेगा, CO2, तो CO2 मौजूद है। अच्छा, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं और उन पत्तों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अच्छा, तो ये क्लोरोफिल हो गया, सूर्य से आने वाला प्रकाश हो गया, और वायुमंडल से क्या हो गया, CO2 हो गया। समझ में आया, ये जड़ है। तो जड़ में परासरण द्वारा, अब बताइए परासरण क्या होता है, एनीबॉडी कोई बताएगा, परासरण प्रक्रिया किसे कहते हैं, बताओ, बताए हैं 9th क्लास में बताए थे, परासरण क्या होता है, कोई बताएगा। अभी याद करने की क्या चीज है, ऐसे ही समझा देना है, बता देना है कि परासरण है क्या, उदाहरण से समझा। हाँ, जैसे में एग्जाम्पल, हाँ किशमिश, किशमिश में अगर आपको पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, हाँ, और पानी की गंदगी जो होती है वो बाहर आ जाती है। जैसे अगर आप किशमिश को पानी में डाल दो तो क्या होगा कि किशमिश, आपको बताए भी थे, समुद्र का पानी अगर कभी पीना हुआ तो आप किशमिश साथ में रखिए, और समुद्र का पानी तो खारा होता है, लेकिन आपको अच्छा पानी पीना है तो किशमिश लीजिए, समुद्र का पानी लीजिए, समुद्र के पानी में किशमिश को डाल दीजिए, कुछ देर तक छोड़ दीजिए। समुद्र का जो खारा वाला भाग है, मतलब जो उसमें अलग अलग पदार्थ मिले हुए हैं वो अलग रह जाएंगे, और किशमिश के अंदर क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा, और उस किशमिश को खाइएगा, आपकी प्यास बुझ जाएगी, मतलब आपके शरीर में पानी जितना चाहिए उसके हिसाब से चला जाएगा। बात समझ में आया, बैठिए, बहुत अच्छा। तो परासरण में होता क्या है, परासरण में अब सोचो कि आप पेड़ पौधे को पानी देते हो, और जब पानी देते हो तो पानी जड़ में देते हो ना, वो जड़ में जब पानी दिए तो तब माटी में न मिल गया पानी, तो कभी सोचे हो कि वो पानी जड़ को कैसे मिला, गंदे गंदे पानी माटी में घुस जाता, पेड़ में घुस जाता होगा जड़ में, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हम देखते हैं कि पेड़ कभी काटे तो पेड़ के अंदर माटी मिला हो,
नहीं, पेड़ तो बहुत बढ़िया है, उसमें सब जगह लकड़ी रहता है। तो होता यह है कि पेड़ के जो जड़ होते हैं और जड़ के जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का काम होता है कि जब उनके पास पानी आता है ना, और पानी के साथ मिट्टी की गंदगी होती है, जो भी वो गंदगी को छोड़ देते हैं और किसको अवशोषित कर लेते हैं, पानी को। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। तो जड़ क्या करता है, परासरण द्वारा H2O को अपने अंदर खींच लेता है। और याद होगा जाइलम, याद आया, तो जाइलम और जल, तो जाइलम क्या करता है कि जब परासरण द्वारा यहाँ जल खींचा गया तो जाइलम सब जगह पानी पहुंचा देता है। समझ में आया? हाँ, पानी अब तो एकदम खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास इसको मिल गया, चारों तरफ पहुंच गया। अब आगे डिटेल में एकदम बढ़िया से समझिएगा। देखिए, अब प्रोसेस को बढ़िया समझिए। पेड़ पौधों में उसका जड़ परासरण द्वारा H2O, ठीक है। तो ये जो जड़ था परासरण द्वारा H2O ले लिया। फिर आगे समझिए, वायुमंडल से CO2, वायुमंडल से यहां से CO2 ले लिया। वायुमंडल से CO2 सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर, और प्राप्त करने के बाद पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल से मिलकर, तो हई पत्ती है और पत्ती में जाएंगे कौन कौन, सूर्य का प्रकाश, साथ ही साथ कौन जाएगा, CO2, ये सब पहुंच गए। और इसके अलावा यहाँ से कौन पहुंचा है, पानी, ये सब पहुंच गए। तो CO2 पहुंच गया, पानी पहुंच गया, और जब पानी पहुंच गया तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही इन पर पड़ा, तो पड़ने के बाद इन दोनों में क्रिया हुआ, है ना, रासायनिक अभिक्रिया। और जब ये दोनों में क्रिया तभी होगा जब सूर्य का प्रकाश रहेगा। समझ में आया? और ये सारी क्रियाएं कहाँ होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। समझ में, क्लोरोफिल यानी कि पत्ती में। ये जैसे ही होगा तो बन जाएगा ग्लूकोज, और यही तो खाना है पेड़ का। इसका खाना तैयार हो गया, इसी से तो जिंदा है पेड़, ये खाना हो गया उसका। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा में हमारे लिए खूबसूरत सा चीज बनाएगा, वो क्या है, ऑक्सीजन, O2 6O2। तो ये ऑक्सीजन जो बनेगा ये छोड़ देगा, ये मुक्त कर देगा वायुमंडल में। CO2 लेगा लेकिन O2 छोड़ देगा, और वो O2 हमारे पास आएगा और हम उसको ग्रहण करेंगे, और फिर क्या छोड़ेंगे, CO2 फिर ये लेगा, फिर भोजन बनेगा, फिर भोजन बनेगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन फिर हमको मिलेगा, और भरपूर मात्रा में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। बोलो ये क्लियर हुआ? तो इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये बात पूरा समझ में आ गया? चलिए, एक सवाल इसके बेस पर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री एवं उसके स्रोत को लिखें। तो ध्यान दीजिए, कच्ची सामग्री जो बाहर से यूज हो रहा है, तब बाहर से क्या यूज हो रहा है, जल, बाहर से CO2 और प्रकाश, और क्या यूज हो रहा है, क्लोरोफिल। इतना सारा चीज पत्ती में है, लेकिन प्रक्रिया को कराने के लिए जरूरी है कि नहीं क्लोरोफिल? बाहरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोजन क्या बनाना है, आए, ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश बाहर से आया, बाहर से आया, फिर भी उसके अंदर जो भोजन तैयार हो रहा है उसमें हिस्सा कौन कौन ले रहा है, उसमें हिस्सा जल भी ले रहा है, CO2 भी ले रहा है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पेड़ के अंदर पहले ही से पानी होता है, ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से आया है तो पेड़ के अंदर है ना है। तो हम ये याद रखना है कि जो क्रिया में भाग लिया, अगर क्लोरोफिल भाग नहीं लेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं। तो कच्ची सामग्री का मतलब हुआ कि उनको भोजन बनाने के लिए या उनके जैव प्रक्रम को जिंदा चालू रखने के लिए, जैव प्रक्रम रखने के लिए जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, समझ में आया? तो उस सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, कच्ची सामग्री। बाहर का चीज तो 100% कच्ची सामग्री होगा, अगर कोई अंदर का भी चीज है लेकिन वो सहयोग कर रहा है उस क्रिया में, तो वो क्या है, कच्ची सामग्री है। तो जड़ में हो, जड़ ले लेता है जल, ठीक है, वायुमंडल से CO2, सूर्य से प्रकाश, और पत्ती से क्या मिल गया, क्लोरोफिल। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ। अब इसका संपूर्ण व्याख्या खाली एक बार सुन लीजिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, अभी जो आप पढ़े उसी को डिटेल में बता रहे हैं। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है,
तब मेन चीज क्लोरोफिल के काम पूछ दिया एग्जाम में कि क्लोरोफिल का काम क्या है, प्रकाश को अवशोषित करता है। अच्छा, प्रकाश की ऊर्जा को पत्ती रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। अब पूछ देगा कि पत्ती का काम क्या है भाई, तो प्रकाश का ऊर्जा आया और उस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। तो पूछ देगा कि पेड़ में पत्ता का काम क्या है, तो प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अच्छा, जड़ से जो H2O आया पत्ती में पहुंच जाता है, पत्ती में यहाँ से जड़ से निकला और कहाँ पहुंचा, पत्ती में पहुंचा। पहुंच जाने के बाद H2O टूट कर, मतलब H2O जो है H अलग O अलग, तो देखो H2 अलग O2 अलग, मतलब जब वो पहुंचेगा तो उस समय वो H अलग हो जाएगा और O क्या होगा, अलग। इस सब किस वजह से हुआ, एनर्जी के वजह से, जो रासायनिक ऊर्जा बना है। समझ में आया। और CO2 बदल कर क्या बन जाएगा, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब ये CO2 और ये H ये सब आपस में मिल करके ये वाला चीज बना लेंगे और O2 गैस क्या होता है, मुक्त होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी कि जो CO2 है ये बदल जाता है किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट, या मन करे तो ग्लूकोज बोल लेना। इसी को ग्लूकोज बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। बोलो समझ में आया। तो पूछ सकता है कि किसका अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में, तो याद रखना है किसका अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर बनता भी है तो किसके मदद से बनता है, CO2 के मदद से। क्लियर हो गया। तो कल तक यहाँ तक हो गया आपको। अब इससे हम संबंधित आपसे कल सवाल पूछेंगे। बस आज इतना है।